फोर्स एंड मोशन, ये हम लोगों का आज का टॉपिक है। इसमें हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स लॉ की और कॉन्सेप्ट समझेंगे कि व्हाट इज द फोर्स। और जो बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो रेस्निक हेलिडे है और उसके न्यूमेरिकल हम लोग बाद में देखेंगे। आज भी हम लोग रेस्निक के जो चेक पॉइंट्स हैं और एग्जाम्पल्स हैं वहीं से हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ चेक पॉइंट्स हम लोगों ने कंसीडर किए। व्हाट इज फोर्स? हमारे अंदर से क्लास 7th रहा होगा जब आप लोगों ने पहली बार आप लोगों ने कोशिश किया होगा कि व्हाट इज फोर्स पढ़ने की, कि पुल और पुश कुछ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ खींचने की कोशिश कर रहे हैं और उससे जो मोशन जनरेट हो रहा है उसको हम लोग पढ़ते थे। और ऐसा भी नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि आप अगर किसी चीज पे आप फोर्स, आप किसी दीवार पे आप मारते हैं, आपको चोट भी लगती है, आप फोर्स भी लगाते हैं, बट देयर इज नो मोशन। तो कोई जरूरी नहीं है कि जब भी फोर्स लगे मोशन हो। और वैसे भी मोशन तभी होगा जबकि कोई एक अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। लेकिन सवाल उठता है कि फोर्स है क्या? आप लोगों ने क्लास 9th में शायद ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो एफ इजकल टू एम ए जैसी कोई चीज आप लोग को याद आ रही होगी। लेकिन इस डेफिनेशन से हम कभी भी एग्री नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें आप एक गलत तरफ आप आगे बढ़ जाते हैं। एफ इजकल टू एम ए में बेसिकली इट्स अ मोमेंटम विच इज इंपॉर्टेंट। मोमेंटम जो है ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है नेचर में, जो कंजर्व है। जैसे एनर्जी है, जैसे मास है, जैसे चार्ज है, वैसे ही मोमेंटम भी है। ना तो मोमेंटम क्रिएट किया जा सकता है, ना ही मोमेंटम खत्म किया जा सकता, इट इज कंजर्व्ड। तो रेट और मोमेंटम में क्या होता है कि मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन से पूरा नेचर बदल जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि कोई एक तागा है, ये एक डायमेंशन है, लेकिन अगर दो में हम लोग कर देते हैं, दो तागों को लोग बना लेते हैं, तो वो एक कालीन बन के तैयार हो जाती है। लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाती है। सिर्फ लेंथ होना और मल्टीप्लिकेशन से इस तरीके से क्वालिटी बदलती है, जैसे एक ट्रक चल रही है बहुत धीमे धीमे और एक साइकिल वाला बहुत तेज चल रहा है। तो ट्रक का मोमेंटम ज्यादा होगा, साइकिल का मोमेंटम कम होगा। आप कहेंगे कि ट्रक का मास ज्यादा था, स्पीड कम थी। उसके बाद एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई पत्थर चल रहे हैं, तो पत्थर का मास ज्यादा है, स्पीड कम है। और दूसरी तरफ गोली चल रही है, गोली का मास कम है, गोली मतलब हाँ, बुलेट, रिवॉल्वर से आप कर रहे हैं, तो बुलेट वहां पे स्पीड ज्यादा है। तो धीमे चलती हुई ट्रक का मोमेंटम ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ तेज चलती हुई साइकिल के। और बुलेट का मोमेंटम ज्यादा है बजाय कि भारी पत्थर के। क्लियर? तो एक खास तरह की क्वांटिटी दो जगह ज्यादा है, एक जगह मास की वजह से, एक जगह वेलोसिटी की वजह से। बेसिकली मास और वेलोसिटी दोनों के प्रोडक्ट की वजह से अगर ट्रक रुकी हुई है तो उसका मोमेंटम जीरो हो गया, उसके सामने से आप आराम से निकल सकते हैं। क्लियर? मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मास स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। मास और वेलोसिटी के वेक्टर से ये हम लोग का बन के तैयार होता है, तो वो हमेशा वेक्टर ही रहता है। अब हम लोग देखते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दैट इज एम वी। टी से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। और चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा पी हो गया इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी। भाई मास तो वही है, चीज वही है, उसकी स्पीड पहले से अब बदल गई है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। अगर सेम स्पीड है तो चेंज इन मोमेंटम जीरो है। तो अगर चेंज इन मोमेंटम जीरो है तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, जिसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये हम लोग का आ जाएगा
ये हम लोग आ जाएगा मास इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ये हम लोग का हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मतलब कि आपकी स्पीड किस रेट से बदल रही है। क्लियर? सेम स्पीड से चल रहे हैं तो डिस्टेंस तो बदल रही है, लेकिन एक्सीलरेशन जीरो है। एक्सीलरेशन मतलब आपकी स्पीड लगातार बदल रही है। आप जब अपनी कार स्टार्ट करते हैं या जब बाइक स्टार्ट करते हैं तो जीरो पे रहती है, उसके बाद सर्टेन स्टेज तक आती है। जब आप एक्सीलेटर लेते हैं, एक्सीलेटर लेते हैं मतलब आप उसमें आप एक्सीलरेशन ले रहे हैं, बॉडी को आप एक्सीलरेशन दे रहे हैं, और फिर उसके बाद आप एक कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं। क्लियर? तो ये हम लोग का ये आ जाता है, m इंटू ए आ जाता है। और आगे, व्हाट कॉजेस एन एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कैसे आता है? अभी अभी भी हम लोग यही बातचीत हम लोग कर रहे थे। जब चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, जब वेलोसिटी बदल रही है, वेलोसिटी कितनी देर में बदल रही है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर ज्यादा टाइम आपने ले लिया तो एक्सीलरेशन कम हो जाएगा, अगर एक्सीलरेशन कम हो जाएगा तो आपका फोर्स भी कम हो जाएगा। क्रिकेट खेलते हैं, विकेट कीपर जब बॉल कैच करता है तो अपना हाथ वो पीछे ले जाता है ना। तो पीछे ले जाने का मतलब क्या है, एमवी से बॉल आई उसके पास, वो पीछे लेके जा रहा है, जब तक कि उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो रही है तो वो उतना टाइम ले ले रहा है। अगर वैसे ही रहेगा, अगर वो हाथ ना करे तो बॉल कैच छूट जाएगा, बॉल हाथ से तुरंत छूट जाएगी, क्योंकि एमवी अचानक से जीरो होगा, डेल्टा टी बहुत कम हो जाएगा। ठीक? तो डेल्टा टी इतना कम हो जाएगा कि वो एक्सीलरेशन को कई गुना बढ़ा देगा, बहुत तेज चोट लगेगी। तो उस तरीके से उसकी चोट जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि टाइम गैप मिल जाता है। दिस टाइम गैप इज इंपॉर्टेंट। ठीक? और बाकी बात हम थोड़ी सी हम लोगों ने कर ही लिया है। लॉज ऑफ न्यूटन। न्यूटन एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के। थोड़ा बहुत इनके बारे में आप लोगों को मालूम ही होगा, आप लोगों ने कहानी सुनी होगी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्लेग आया हुआ था, ये छुट्टियों में गए हुए थे। इंग्लैंड एक ठंडा देश, जो ठंडी जगह पे सेब, और जैसे कि इंडिया में भी आप देखते हैं, तो वो चाहे हिमाचल हो या कश्मीर हो, सेब किसी इन्हीं जगहों पे होते हैं। तो इंग्लैंड पूरा ही ठंडा है, इसको छोड़ दे। तो ये ये पूरा ही ठंडा है, तो उन्होंने सेब को रात में देख रहे थे, सेब को गिरते हुए देखा। उनके दिमाग में दो क्वेश्चंस आए थे। ठीक? कि सेब गिर रहा है, जब वो टहनी से सेब छूट जा रहा है तो वो नीचे की तरफ आ रहा है, और चंद्रमा ऊपर है, हवा में है, बिना किसी सहारे के वो नीचे नहीं गिर रहा। उनके सामने ये प्रॉब्लम थी, और उनको लगा कि अट्रैक्ट होती हैं, कोई भी दो चीजें अट्रैक्ट होती हैं, तो ये तो चंद्रमा वाली प्रॉब्लम थी, और दूसरा ये नीचे क्यों आ रहा है। इन दो चीजों के लिए उन्होंने, न्यूटन ने पूरा फिजिक्स में पूरा एकदम नए लॉ लेके आए, पूरा रिवोल्यूशनाइज कर दिया उन्होंने पूरी फिजिक्स को। अभी हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, जबकि ग्रेविटेशनल लॉ आएगा। ये सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है, तो एक चीज क्लियर होगी तो आपकी सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो बेहतर है कि कोई भी एक चीज जहां से आप शुरू कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जैसे न्यूटन है, तो वो यहाँ भी मिलेंगे आपको, वो न्यूटन लाइट में भी मिलेंगे, न्यूटन आपको हीट में भी आपको उनके फॉर्मूले मिलेंगे। जिस आदमी को एक सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के एक चीज का ज्ञान हो जा रहा है, नई चीजें बना ले जा रहा है, वो उस चीज को वो कई जगह पे वो काम कर लेगा, कई फील्ड्स में काम करेगा। न्यूटन के तीन लॉ हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। सेकंड लॉ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सेकंड लॉ में ही फर्स्ट और थर्ड लॉ दोनों
निहित हैं, दोनों समाहित हैं। आप सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों आप डिराइव कर सकते हैं। और फर्स्ट लॉ जो है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है, बेसिकली ये गैलीलियोस के लॉ से भी पूरा मिला है। एक बात और आप लोग को बता दें कि जो न्यूटन जो है वो पहले आदमी हैं जो एरिस्टोटल से डिसएग्री करते हैं। एरिस्टोटल के बाद 2000 साल तक सही रही। एरिस्टोटल का तो नाम सुना होगा आप लोगों ने। He was a great philosopher and he was a teacher of Alexander. At the same time when Chanakya was the teacher of चंद्रगुप्त। और इंसिडेंट का इतना फर्क हो जाता, अलेक्जेंडर जो था उस पूरी दुनिया को जीतता है, इसलिए एरिस्टोटल उतने महान होते हैं। चंद्रगुप्त सिर्फ इंडिया तक रह जाता है तो चाणक्य भी सिर्फ इंडिया तक रह पाएंगे। तो एरिस्टोटल की बात जो है वो बात सही है या गलत है, इस बात से मानी जाती थी कि इट इज एग्रीइंग विद एरिस्टोटल और नॉट। और एरिस्टोटल ने कहा था किसी भी चीज को चलाने के लिए फोर्स की जरूरत होती है। तो न्यूटन ने थोड़ा देखा, नहीं, किसी चीज को चलाने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं होती है, किसी चीज की वेलोसिटी में चेंज करने के लिए फोर्स की जरूरत होती है। तो ये बड़ा मुश्किल सा कॉन्सेप्ट था कि भाई अगर वेलोसिटी का हम कांस्टेंट वेलोसिटी में चले जा रहे हैं तो हमारे पेट्रोल नहीं लगना चाहिए, या कोई एनर्जी नहीं लगनी चाहिए, तब क्यों लगता है? जो दिखाई पड़ता है उसके बियॉन्ड रीजंस कुछ और हैं, उसके बियॉन्ड देखना है। तो बेसिकली जब आप कार लेके चलते हैं, बाइक लेके चलते हैं, तो जो आपका पेट्रोल लग रहा है वो उस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए लग रहा है। आप इस तरफ जा रहे हैं और फ्रिक्शनल फोर्स आपका इस तरफ लग रहा है, तो इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए आपको एक और फोर्स लगाना पड़ता है ताकि ये फोर्स जीरो हो जाए और आपकी जो कार या बाइक जो भी चला रहे हैं, साइकिल, पैदल जो भी कर रहे हैं, उस वो आपका सेम स्पीड से आप चलते रहे। तो फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। न्यूटन ने ये बात कही और एरिस्टोटल के बाद 2000 साल बाद पहली बार कोई बात गलत हुई। इट 2000 ईयर्स, 1600 समथिंग में न्यूटन आते। प्लेग फैल गया था कैम्ब्रिज में, मतलब इंग्लैंड में फैल गया था, कैम्ब्रिज सिटी में। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है, हमसे कहते हैं कि अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, सेम वेलोसिटी से चल रही है तो सेम वेलोसिटी से चलती रहेगी। अगर उसकी वेलोसिटी में आपको चेंज करना है, वेलोसिटी में चेंज करना है, स्पीड में चेंज करना नहीं है। सेम स्पीड हो सकती है लेकिन डिफरेंट वेलोसिटीज हो सकती है। तो एक वेलोसिटी से जो कि एक स्पीड से जा रही थी, उसी स्पीड से दूसरी वेलोसिटी में करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब कि आपको डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। ये एक वेलोसिटी है, ये दूसरी वेलोसिटी है। स्पीड दोनों की सेम हो सकती है, जैसे आपके सर्कुलर मोशन में होता है। हर सेकंड क्या, हर मूवमेंट पे स्पीड बदलती रहती है, क्योंकि हर मूवमेंट पे डायरेक्शन बदलता रहता है। इसलिए सेम स्पीड से चलने के लिए भी सर्कुलर मोशन में आपको अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स आप लगाते हैं, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लगता है और फोर्स mv² हो जाता है। दैट इज द बॉडी कैन नॉट एक्सीलरेट। अगर कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा है तो बॉडी जो है उसके उसकी स्पीड में कोई अंतर नहीं आएगा। और न्यूटन का सेकंड लॉ कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, क्या लिखा है, द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द बॉडीज मास एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। रेस्निक में ये डेफिनेशन शायद दी हुई होगी न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में, ठीक है, बट आई डोंट एग्री विद इट एट ऑल, कि और भी कई बुक्स हैं, ठीक। तो हम हमेशा मोमेंटम से ही हम इसको हम करते हैं कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज द फोर्स, इट्स नॉट एफ इक्वल टू एफ इक्वल टू एम। भी थोड़ी देर पहले आप लोग से बात किया भी था, एफ इक्वल टू एम अपने आप आ जाएगा, क्योंकि मोमेंटम एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है, ठीक, नेचर में है। तो ये एफ इक्वल टू एम, अब जैसे एफ इक्वल टू एम मान लिया आपने, निकाल लिया आपने, तो अगर एफ बराबर 0,
एम तो जीरो हो नहीं सकता है, तो ए बराबर जीरो। तो अगर आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। क्लियर। दो बातें और, कुछ चीजों से मजाक मत करिएगा। कुछ ये बाकी सब्जेक्ट्स के लोग होते हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े होते हैं, या जिनको जो कोई और, जैसे जो लोग कॉमर्स समझ पढ़ते हैं, पैसा वैसा कमाने के लिए जो लोग पढ़ रहे होते हैं, वो लोग अक्सर उन लोग मजाक में करते हैं कि अगर न्यूटन के सिर पे सेब ना गिरा होता तो क्या होता, ये होता, वो होता, क्यों गिर गया, ये गिर गया। इस तरह की बातें आप लोग अपने दिमाग में मत लाइएगा। ये आपके लिए किसी देवता से कम नहीं। क्लियर। अगर आप इनको गणेश जी जितना सम्मान नहीं दे पाएंगे तो आप समस्याओं में रहेंगे। तो एक छूट जाएगी और कुछ होगा कि नहीं, हम ये नहीं कह रहे। समस्या का मतलब ये नहीं है कि आप 200-400 करोड़ रुपया नहीं कमा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो आप प्योर फिजिसिस्ट बन जाएंगे तो हो सकता है कि आप जिंदगी पर साइंटिस्ट ही बने रहे। कुछ खास किस्म के लोग ही आपके बारे में आपको जाने। हमारे हेड साहब कहा करते थे, डॉक्टर टीपति, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में तो उस समय ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहलाती थी, कि हमारी इज्जत कौन कर रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। किससे इज्जत चाहिए ये इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ पीपल इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्लियर। तो न्यूटन से संबंधी कैसे, जैसे कि अब ये थर्ड है कि अगर कि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम तुमको एक थप्पड़ मारेंगे तो दूसरा मारे, इट्स ऑल स्टूपिड। ये कॉमर्स के लिए ठीक है, ये ह्यूमैनिटीज वाले इस तरह का मजाक करते हैं, आप लोग नहीं कर सकते। आप लोग सीरियस स्टूडेंट है, साइंस कीजिए, एक दूसरी दुनिया है। तो third law, when two bodies interact, the forces on the bodies from each other are always equal in magnitude and opposite in direction. जैसे आपने दीवार पे कोई मुक्का मारा, कुछ किया से यहाँ पे मारा, तो जितनी ताकत से हमने इसको मारा उतनी ही जोर से ये बोर्ड ने भी हमारे हाथ पे मारा, रिएक्शन हुआ। ठीक। और ये सर्टेन, और हर चीज की एक रिएक्शन देने की एक कैपेसिटी होती है, बस वो उतना ही रिएक्शन दे पाएगी। जब तक हम घूसे सब दीवार पे मार रहे हैं और आप टाइसन नहीं है तो दीवार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप हथौड़ा ले लीजिए चीज, और उसको आप छेनी हथौड़ा लेकर के, छेनी लेकर के आप मारी दो, मारी दीवार टूट जाएगी। मेरे पीएचडी के टाइम, जो पीएचडी कर रहे थे, आईटी कानपुर के सामने ही वहीं पे एक मद्रासी था, डोसा बेचा का डोसा बेचता था। डोसा सांभर हम लोग वहीं पे खाया करते थे। एक दीवार सी थी, थोड़ा मतलब उसी दीवार पे के किनारी ही बेंच पड़ी रहती, तो उसी हम लोग बैठते। तो एक साइकिल वाला है, छोटा सा लड़का था, आगे के दीवार से लड़ गया, गिर पड़ा। ठीक। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद, तो हम लोग बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, खा रहे थे, थोड़ी वहीं पे ट्रक खड़ा हुआ था। तो ट्रक स्टार्ट हुआ और वो पीछे गया और वो दीवार से टकराया और दीवार टूट गई। दोनों में अंतर समझिएगा। जो साइकिल वाला लड़का जब आया वो दीवार से टकराया तो लड़का गिर गया, साइकिल वाले को दीवार को कुछ नहीं हुआ। और जब ट्रक जब दीवार से टकराई तो दीवार टूट गई। एक ईंटे की दीवार थी। क्यों? वाई? दिस वाई इज इंपॉर्टेंट। पूरी फिजिक्स आपकी सिर्फ वाई पे चलेगी, वाई एंड हाउ, और ये आपको आसपास बिखरी हुई दुनिया में चीजें मिलेंगी। क्या हुआ, अभी जो बात कर रहे थे, हर चीज की एक रिएक्शन देने की कैपेसिटी होती है। तो जितना जो साइकिल वाला जो एमबी से जब टकराया और मोमेंटम जीरो हुआ, थोड़ी सी देर में ही जितना फोर्स उसको रिक्वायर्ड था, जितना फोर्स साइकिल वाले ने दीवार पे लगाया, दीवार ने भी उतना ही फोर्स वापस कर दिया, क्योंकि उतना फोर्स वो दे सकती थी। लेकिन जब ट्रक जब वो बैक गियर में आ रहा था
तो बैक गियर में जब वो दीवार से टकराया तो उसका मोमेंटम ज्यादा था, तो मोमेंटम ज्यादा था, और तो उतना फोर्स देने की स्थिति में दीवार नहीं थी, तो पीछे की तरफ ज्यादा फोर्स लग गया, और जितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दीवार दे सकती थी उतना दे दिया उसने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर? तो एक स्टूल है जिसके ऊपर आप खड़े होते हैं, आप खड़े हो सकते हैं, हो सकता है हाथी खड़ा हो जाए तो स्टूल टूट जाए, क्योंकि वो उतना रिएक्शन नहीं दे पा रहा है। क्लियर? अक्सर आप लोगों को डांट पड़ती होगी कि हाँ भाई ठीक है, कोई छोटे बच्चे थोड़े यहाँ पे कि फलानी चीज टूट जाएगी तुम जो यहाँ पे खड़े हुए हो, और जो बच्चा बैठा उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है ना? तो कितना जितना दे पाते, तो ये न्यूटन के जो तीनों लॉज हैं। एक और बात, दिस इज ट्रू ओनली फॉर द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स के लॉ अप्लीकेबल नहीं होते। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? जहां से आप देख रहे हैं चीजों को, या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा या वो चीज रुकी हुई है। कोई भी चीज की स्थितियों में इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कहां से देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, ठीक, और आपके साथ तो छोटे बच्चे भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, एक दो छोटे बच्चे भी हैं, कई कुछ एक फैमिली गेट टुगेदर टाइप के कई फैमिली से जो लोग अंदर बैठे हुए हैं, कंपार्टमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, वो लोग बैठे हुए हैं, और अगर कोई बच्चा जा रहा तो उससे कह रहे कि कहाँ जा रहे हो, चुपचाप बैठो। बच्चा एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जा रहा था, या एक कूपे से दूसरे कूपे में जा रहा था, तो बच्चे को डांटा जाता है कि चुपचाप बैठो, तो कहाँ तो दौड़वा कर रहे हैं। और जो लोग स्टेशन पे छूट गए हैं वो कह रहे हैं कि वो लोग गए। स्टेशन वालों के लिए जो लोग ट्रेन में बैठे हैं वो लोग आगे चले जा रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं, लेकिन ट्रेन में जो दो लोग बैठे हुए हैं वो लोग आपस में बैठे ही हुए हैं, वो उसी रेफरेंस पे देख रहे हैं, एक दूसरे को चलता हुआ नहीं देख रहे हैं। ठीक है ना? जैसे हम लोग यहाँ पे अभी क्लासरूम में भी हैं, तो हम लोग भी एक सर्टेन स्पीड से हम लोग अर्थ के साथ साथ घूम रहे हैं, लेकिन हम भी घूम रहे हैं, आप लोग भी घूम रहे हैं, तो हम लोग को मालूम नहीं चल रहा है, बिकॉज एवरी वन इज रोटेटिंग विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन जो आदमी बाहर से देख रहा है बियॉन्ड अर्थ, उसको लगेगा कि ये सब लोग घूम रहे हैं। तो आपको शाम को नींद आने लगती है, मुझे लगता है इस टाइम तक। हाँ, कुछ पानी भी नहीं पी लीजिए।